नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला अलवर से है। अलवर जिले में एक बानसूर नाम का गांव पड़ता है। बानसूर गांव की रहने वाली होती है उषा देवी। उषा देवी एक विधवा महिला होती है, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान महिला होती है। उषा देवी के पति पवन कुमार की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। पति के गुजर जाने के बाद उषा देवी अब अपने जीवन में अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन उषा देवी अब सोचने लगती है कि उसका पति पवन तो गुजर चुका है, जिसकी वजह से उसके घर में काफ़ी गरीबी छा गई थी। अब उषा देवी अपने घर की गरीबी दूर करने के बारे में सोचती है, लेकिन उषा देवी के परिवार में उसका एक देवर होता है, जिसका नाम पंकज होता है। पंकज एक ट्रक ड्राइवर होता है। ट्रक चलाकर अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था, लेकिन पंकज एक ऐसा लड़का होता था जब पैसे जो भी कमाया करता था, उसे मात्र 2,000 रुपये ही अपनी भाभी को महीने के खर्चे का दिया करता था। बाकी पैसों को वो बचा के अपने बैंक के अकाउंट में जमा किया करता था। अब उषा देवी के परिवार में उसका एक इकलौता बेटा होता है, जिसका नाम रिंकू होता है। रिंकू 9वीं कक्षा की पढ़ाई करता था। रिंकू पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार था। इसी तरीके से अब पूरे परिवार में ये ठीक ठाक सा चल रहा था। आगे चल के उषा देवी 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 4 मई 2026 की। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का टाइम होता है। अब उषा देवी घर के कामकाज कर रही थी। उसी समय उषा देवी का बेटा रिंकू होता है, वह अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ को कहने लगता है कि माँ, आज मुझे स्कूल में कुछ नई किताबें लेनी है, मुझे 1,000 रुपये की ज़रूरत है। उसी समय उसकी माँ उषा देवी अपने बेटे रिंकू को कहने लगती है कि बेटा, तुम फिक्र मत करो, आज शाम को तुम्हारे चाचा पंकज आएंगे तो मैं उनसे 1,000 रुपये लेके तुम्हें दे दूंगी और तुम अपनी किताबें खरीद लेना। जैसे ही ये बात रिंकू को कही जाती है तो रिंकू परेशान और उदास होकर अपनी पढ़ाई करने के लिए स्कूल में चला जाता है। इसी तरीके से उषा देवी ये अपने घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब उषा देवी अपने मन में सोचने लगती है, क्यों ना अपनी पड़ोसन पिंकी से 1,000 रुपये उधार मांग लूँ। और ये सारी बातें सोचने के बाद उषा देवी अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी पड़ोसन पिंकी के घर चली जाती है। पिंकी एक ऐसी महिला होती है जो चाल चलन और चरित्र की बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। वह पिंकी इसी गांव की खूबसूरत महिलाओं में से भी एक होती है, जो गांव के अमीर लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसा के उनके साथ रातें रंगीन किया करती थी और उनसे पैसे ले लिया करती थी। पिंकी का बस यही काम होता था। अब जैसे ही उषा देवी पिंकी के घर के अंदर जाती है तो पिंकी से बातचीत करते हुए पिंकी को कहने लगती है कि मुझे 1,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बेटे रिंकू को नई किताबें खरीदनी है। उसी समय पिंकी ऐसे कहने लगती है कि उषा, मेरे पास 1,000 रुपये नहीं है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं। अब इसके बाद उषा पिंकी को कहती है, पिंकी, तुझे तो पता है मेरे घर पर हर कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन पिंकी कहने लगती है कि तेरे घर पे तेरा देवर पंकज तो अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता है, हमेशा उसके पास पैसे रहते हैं। इसके बाद पिंकी उषा को कहने लगती है कि तेरे देवर के पास इतना सारा पैसा है, तो उसको अपने प्रेम जाल में फंसा ले और सारे पैसे तेरे हो जाएंगे। यह बात उषा को कही जाती है तो उषा अपने मन में सोचने लगती है और मन में एक बात बिठा लेती है कि पिंकी सही कह रही है। उसी तरीके से अब उषा पिंकी देवी के साथ कुछ देर और बातें करती है और फिर इसके बाद वह अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर उषा देवी अपने देवर पंकज को फ़ोन कॉल करती है और पंकज से पूछने लगती है कि तुम घर कब आओगे। तब पंकज कहने लगता है कि भाभी, मैं आज शाम को 8 बजे के आसपास ट्रक लेकर गाँव में पहुँच जाऊँगा, तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो। भाभी ये उषा देवी बड़ी खुश होती है। उषा अपने मन में सोचने लगती है कि आज उसका देवर पंकज घर पे आ जाएगा और उसको मैं अपने प्रेम जाल में फंसा लूँगी। अब जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है, शाम के तकरीबन 8 बजे का वक्त होता है, पंकज अपना ट्रक लेकर गाँव में आ जाता है। गाँव में आने के बाद पंकज अपने घर पर आता है और अपनी भाभी उषा और अपने भतीजे रिंकू से मिलता है। उसी समय उषा देवी अपने देवर पंकज को कहने लगती है कि मुझे 1,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि रिंकू को नई किताबें खरीदनी है। उसी समय पंकज अपनी जेब से 2,000 रुपये निकालता और अपनी भाभी उषा को दे देता है और कहता है कि भाभी, ये मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, बाकी के पैसे खर्च हो गए हैं,
तुम इतने से ही काम चला लो। फिर उषा मायूस हो जाती है और कहने लगती है कि पंकज, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देती हूँ। लेकिन पंकज कहने लगता है कि भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, मैं वहीं पर खाना खाकर आऊँगा। बस यह 2-4 बातें करने के बाद रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास पंकज अपने घर से बाहर निकलता है और रात के ही समय में पंकज अब दूसरी महिला पिंकी के घर के दरवाजे पर पहुंचता है। पिंकी देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। पिंकी अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। पिंकी देखती कि उसके सामने उषा का देवर पंकज खड़ा होता है। पंकज को देख के पिंकी बड़ी खुश होती है। पंकज जब इस गांव में आया था तो उस महिला के घर में मिलने के लिए ज़रूर जाता था। आज भी पंकज इस महिला पिंकी से मिलने गया है। इसके बाद वह लड़का पंकज पिंकी के घर के अंदर आता है और पिंकी उसी समय घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेती है और पिंकी और पंकज के बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं। दोनों मिलके अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और दोनों मिलके काफ़ी समय तक गलत काम को अंजाम देते हैं और दोनों की इच्छाएं जैसे ही ख़त्म हो जाती है तो पंकज इस घर से बाहर निकलता है रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास और अपने घर वापस आ जाता है। अब जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है, अगला दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। उसी समय उषा देवी अपने देवर पंकज से कहने लगती है कि पंकज, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। जो तुमने 2000 रुपये दिए थे वह तो घर खर्च में खर्चा हो गया। इसके बाद पंकज कहने लगता, भाभी मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। इसी तरीके से उसकी भाभी उषा मायूस हो जाती है। उषा देवी कहने लगती है कि अपने बेटे रिंकू को रिंकू, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चले जाओ। इसके बाद रिंकू वो उसी समय अपना तैयार होकर स्कूल बैग उठाता है और अपनी माँ से 1000 रुपये लेता है और स्कूल में पढ़ाई करने के लिए निकल जाता है। और आज के समय उषा देवी और उसका देवर पंकज घर पे अकेले रह जाते हैं। अब उषा देवी अपने देवर पंकज से कहने लगती कि पंकज, तुम बहुत अच्छे खासे पैसे कमाते हो, यह सारे पैसे जाते कहाँ पे? पंकज कहने लगता है कि भाभी, मैं जितने भी पैसे कमाते हैं उनमें से तुम्हें दे देता हूँ और कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं और कुछ मेरे खर्चे में खर्च हो जाते हैं, थोड़े बहुत बचते हैं तो मैं उन्हें मेरे बैंक अकाउंट में इकट्ठे कर रहा हूँ। अब वैसे ही मैं पैसे जमा करके ये बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस बढ़ा रहा हूँ। पंकज उसी समय अपनी भाभी उषा देवी को कहने लगता है कि भाभी, वो पैसे जो बैंक में जमा कर रहा हूँ मैं इसलिए जमा कर रहा हूँ कि मैं अपनी शादी कर सकूँ। अब उषा जैसे ही ये बात सुनती है तो अपने देवर पंकज से कहती है कि तुम्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही पंकज ये बात सुनता है तो बड़ा हैरान हो जाता है और पंकज कहने लगता है कि भाभी, मैं शादी तो ज़रूर करूँगा। लेकिन आज उसकी भाभी उषा देवी अपने देवर पंकज से कहने लगती है कि पंकज, तुम्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंकज अब जैसे ही अपनी भाभी की ये बात सुनता है तो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और उसकी भाभी कहने लगती है कि मैं हूँ ना घर पे, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगी। अब ये बात पंकज जैसे ही सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पंकज उसी समय अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी, आज से तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर का सारा खर्च मैं उठाऊँगा। और इसके बाद पंकज उसी समय घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर उसकी भाभी उषा देवी का हाथ पकड़ के कमरे के अंदर ले जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद उषा देवी और पंकज के साथ गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। दोनों ने मिलके अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। इस गलत काम को ये दोनों तब तक अंजाम देते हैं तब तक उनकी दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती और जैसे ही इन दोनों का काम ख़त्म हो जाता है तो उसी समय भाभी उषा देवी अपने देवर पंकज से कहने लगती है कि देखो पंकज, जितने भी तुम्हारे पास बैंक में पैसे हैं वह सारे पैसे मुझे दे दो। और अब इसके बाद पंकज सोचने लगता है कि भाभी, कोई बात नहीं है, अब मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूँगा। लेकिन पंकज बड़ी सावधानी से काम में लेता है। जो उसके बैंक में जितना भी बैलेंस है उसमें से पंकज अपनी भाभी को झूठ बोलता है और कहता है कि भाभी, मेरे बैंक में सिर्फ 16,000 रुपये हैं। इसके बाद उसकी भाभी कहती है कि तुम इतने सारे पैसे कमाते हो, फिर तुम्हारे बैंक में 16,000 रुपये ही कैसे हैं? फिर उसका देवर
कहने लगता है कि बाकी ये जो पैसे हैं वह तो मेरे खर्च हो जाते हैं और कुछ मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसके बाद दोनों देवर और भाभी ये बीच रात में झगड़ा करने लग जाते हैं। कहते हैं कि इतना कम पैसे कैसे हैं। इसके बाद उन दोनों का झगड़ा सुन के उनका बेटा रिंकू भी रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास उठ जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। कुछ बातें रिंकू को भी समझ में आती हैं। इसी तरीके से देवर और भाभी काफ़ी देर तक झगड़ा करते हैं। जैसे ही झगड़ा शांत हो जाता है तो उसी समय पंकज अपनी भाभी से कहने लगता है कि कल सुबह मैं अपने कपड़े लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाऊँगा और वापस कभी नहीं आऊँगा। इसी तरीके से पूरी रात गुजर जाती है और अगला दिन हो जाता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है और पंकज अपने सारे कपड़े पैक करता है और ट्रक लेकर उस गांव से बाहर चला जाता है। अब इसके बाद उषा देवी के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उषा देवी अपने मन में सोचने लगती है कि अब उसके परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। उषा देवी भी उसको छोड़कर नहीं जाने देने वाली थी। अब उषा देवी अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोचने लगती है कि अब तो उसे मेहनत मजदूरी करनी ही पड़ेगी। इसी तरीके से उषा देवी जो होती है वह 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है। इसी तरीके से 2-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आती है। 13 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। उषा देवी अपने बेटे रिंकू से कहने लगती है, रिंकू आज तुम स्कूल में जा रहे हो और मैं दोपहर का खाना बनाकर तुम्हारे लिए घर पे ही रख देती हूँ, क्योंकि आज मुझे कोई काम धंधे के तलाश में घर से बाहर जाना है और मैं किसी कारखाने में जा रही हूँ। अगर वहाँ पर मुझे मेहनत मजदूरी का काम मिल जाता है तो घर का गुजारा चल जाएगा। रिंकू कहने लगता है कि माँ कोई बात नहीं, तुम खाना बना कर यहीं पर रख जाना, मेरी छुट्टी होगी तब मैं आकर खाना खा लूँगा। बस यह बात उषा देवी अपने बेटे रिंकू से कहती है और बस यह 2-4 बातें करने के बाद रिंकू अपना स्कूल बैग उठाता है और स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। जैसे ही आधे या पौने घंटे का टाइम गुजरता है तो उषा देवी अपने घर से बाहर निकलती है और गांव से 2 किलोमीटर दूर कारखाने में चली जाती। कारखाने में जाने के बाद वहां के मालिक सुबोध कुमार से मिलती है। सुबोध कुमार से कहने लगती कि साहब मुझे कारखाने में मेहनत मजदूरी का काम करना है, क्योंकि मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। जैसे ही यह बात सुबोध कुमार हार सुनता है तो सुबोध कुमार की नीयत खराब हो जाती है। सुबोध कुमार अपने मन में सोचने लगता है कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान महिला है और ऊपर से यह विधवा भी है, क्यों ना इस महिला का फ़ायदा उठा लिया जाए। इसके बाद सुबोध कुमार उस महिला उषा देवी को कहने लगता है कि मैं तुम्हें कारखाने में मेहनत मजदूरी का काम दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रातें गुजारनी पड़ेगी। अब जैसे ही उषा देवी को यह बात कही जाती है तो उषा देवी सोचने लगती है और वह सोचती है कि अगर मैं इसके साथ रातें गुजार लूँगी तो मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे काम भी मिल जाएगा। अब उषा देवी एक गरीब और विधवा महिला होती है। उषा देवी अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उषा देवी ये चाल चलन और चरित्र की बिल्कुल भी खराब हो चुकी थी। इसके बाद उषा देवी सुबोध को कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रातें गुजारने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे पैसे देने पड़ेंगे। सुबोध कुमार उसी समय कहने लगता है कि तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और अपने कारखाने में काम भी दूंगा। इसी तरीके से सुबोध कुमार उस महिला उषा देवी को कारखाने में बने एक कमरे के अंदर ले जाता है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और सुबोध कुमार और उषा देवी के साथ गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगते हैं। इसके बाद सुबोध कुमार उस महिला को कुछ पैसे देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें काम पे रख लेता हूँ। इसी तरीके से अब उषा देवी सुबोध कुमार के कारखाने में मेहनत मजदूरी करने लग जाती है। उषा देवी हर रोज़ सुबह 8 बजे के आसपास कारखाने में जाती ही और मेहनत मजदूरी करती थी और शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास अपने घर आ जाया करती थी। लगभग एक सप्ताह गुजर गया था। एक तारीख आती है 18 मई 2026 की। सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। उषा देवी उसी कारखाने में काम कर रही होती है और उसी एक कारखाने में काम करते करते उसको एक नौजवान व हैंडसम लड़का दिखाई देता है। उस नौजवान लड़के का नाम आकाश होता है। आकाश एक ऐसा लड़का होता है जो कारखाने में मेहनत मजदूरी किया करता था। आकाश की सबसे बड़ी एक कमज़ोरी
नशा व खूबसूरत महिलाएं होती है। आकाश की नज़रें जैसे ही उषा देवी के ऊपर पड़ती है तो उषा देवी की खूबसूरत और जवानी को देख के आकाश की नीयत में कमी आ जाती है और आकाश उसी समय उषा देवी के पास चला जाता है। उषा देवी को कहने लगता है कि चाची, तुम इसी कारखाने में काम करती हो, मैं भी इसी कारखाने में काम करता हूँ। उसी समय उषा देवी कहने लगती है कि मुझे यहाँ कामकाज करते हुए लगभग 1 से 1.5 सप्ताह गुजर चुका है। उसी समय लड़का आकाश भी हंसते मुस्कुराते कहता है कि चाची, मैं भी यहाँ पर इसी कारखाने में 20 दिन से काम कर रहा हूँ और मैं भी इसी कारखाने में मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। उषा देवी भी आकाश से मिलकर बड़ी खुश होती है। इसके बाद आकाश इस महिला उषा देवी को कहने लगता है कि चाची, मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं है और आसपास में मुझे कोई कमरा किराए पे नहीं मिला है। अब जैसे ये बात उषा देवी सुनती है, उषा देवी कहने लगती है कि तुम्हें कोई फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे घर पे रहना शुरू कर दो। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। हम दोनों हर रोज़ मेहनत मजदूरी करने कारखाने में आएंगे, फिर मेरे घर चले जाएंगे। अब जैसे ये बात आकाश को कही जाती है, आकाश मान जाता है। इसी तरीके से आकाश उस महिला उषा देवी के साथ काफ़ी देर तक बात करने के बाद शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। आकाश इस महिला उषा देवी को कहने लगता है, चाची, आज तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा। अब जैसे ही उषा देवी इस लड़के आकाश को लेकर अपने घर पर जाती है, आकाश जैसे ही उसके घर पे आता है तो आकाश जैसे ही उषा देवी के घर पे आता है तो उषा देवी के घर पे आने के बाद उसका बेटा रिंकू पूछता है कि माँ, ये कौन है। तब उसकी माँ कहने लगती है रिंकू से कि बेटा, यह कोई अंकल है जो हमारे घर पे रहने आया है और ये बड़ा ही शरीफ लड़का है। इसी प्रकार से वह हमारे घर पे रहेगा और मैं इसके साथ कारखाने में मेहनत मजदूरी करने जाया करूँगी। यह लड़का हमें महीने का 1 कमरे का किराया दिया करेगा और जिससे हमारे घर का गुजारा अच्छा चल सकेगा। इसी तरीके से उषा देवी अपने बेटे रिंकू को मनाने में कामयाब हो जाती है और यह लड़का आकाश भी अब इसी घर में रहना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता चला जाता है और आकाश उषा देवी की नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। उषा देवी आकाश तकरीबन सुबह 8 बजे के आसपास कारखाने में जाते हैं और शाम के समय दोनों वापस लौट आते हैं। दोनों मिलकर कई घंटों तक आपस में बातचीत किया करते थे, लेकिन दोनों को मिलने का मौका आज तक नहीं मिलता था। अब सब्र का बांध टूट चुका था और कई दिनों का वक्त गुजर चुका था और एक तारीख आती है, 9 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है। उसका बेटा रिंकू खेल कर घर वापस आ रहा होता है क्योंकि रिंकू की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। आज उषा देवी अब दूसरे लड़के आकाश को कहने लगती है कि आकाश, आज तुम कारखाने में मेहनत मजदूरी करने नहीं जाओगे। आज ना ही तुम्हें मेहनत मजदूरी करने के लिए जाना है तुम घर पर ही रहना। जैसे ही आकाश को ये बात कही जाती है तो आकाश भी आज कारखाने में काम करने के लिए नहीं गया। उषा देवी अपने घर के अंदर 100 रुपये लेती है और अपने बेटे रिंकू को 100 रुपये पकड़ाती है और कहती है कि रिंकू, तुम सारा दिन घर पर ही खेलते रहते हो, कभी कभार दूसरे बच्चों के साथ भी खेल लिया करो और तुम्हें 100 रुपये देती हूँ। तुम बाहर जाओ और बच्चों के साथ खेलो और 100 रुपये मिले हैं और तुम्हें 100 रुपये लेकर रिंकू बड़ा खुश होता है और 100 रुपये लेकर वह बाहर चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। लेकिन 10 मिनट का वक्त गुजरता है तो उसी समय उषा देवी और अब आकाश के पास आती है। आकाश को कहने लगती है, देखो आकाश, मेरे घर में गरीबी ही है और दूसरी बात है कि मेरा पति गुजर चुका है। मैं घर पे अकेली रहती हूँ। मेरा अकेलापन काफ़ी मुझे परेशान करता है। आज हम दोनों मिलके अपना वक्त गुजारते हैं। यह बात आकाश को कही जाती है तो आकाश उसी समय घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देता है और उषा देवी का हाथ पकड़ के आकाश अपने कमरे में ले जाता है और गलत रिश्ते कायम करते हैं। दोनों मिलके अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हैं और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दोनों मिलके गलत काम को काफ़ी समय तक अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों का काम ख़त्म होता है तो उषा देवी आकाश को कहने लगती है, आकाश, अब तो जब भी हमें मौका मिलेगा उसी समय हम वक्त गुजार लिया करेंगे और अब तुम्हें मेरे घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाले हो। इसी तरीके से आकाश भी बड़ा खुश होता है और दूसरी तरफ महिला भी बड़ी खुश होती है। उषा देवी अपने मन में सोचने लगती कि अब
जो यह लड़का आकाश होता है वह सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, उसको कभी भी पति की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन यह उषा देवी नहीं जानती थी कि आगे चल के कितना बड़ा कांड होने वाला। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 29 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है और उषा देवी कारखाने में काम करने के लिए नहीं जाती थी और दूसरी तरह लड़का आकाश होता है वह भी मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि दोनों की योजना बन चुकी थी कि दोनों बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले होते हैं। इसके बाद उषा देवी अपने बेटे रिंकू से कहती है कि रिंकू, तुम हमेशा घर पर ही पढ़ते रहते हो, कभी कभार बच्चों के साथ खेलने भी जाया करो। इसके बाद उषा देवी अपने बेटे रिंकू को 50 रुपये देती है और बेटा दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। और उसने कुछ पैसे भी होते हैं और वह उससे चीज़ भी खा लिया करता था और 50 रुपये लेके रिंकू वो बाहर चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ विधवा महिला उषा देवी और आकाश को कहने लगती है कि देखो आकाश, इस समय मेरा बेटा घर से बाहर गया है, हम दोनों के पास अच्छा खासा मौका है, क्यों ना हम अपना समय गुजार लें। आकाश भी खुश होता है और उषा देवी और आकाश अब घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देते हैं और आकाश का हाथ पकड़ के उषा देवी अपने कमरे में ले जाती है और दोनों गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरह उसका बेटा रिंकू होता है, जब दूसरे लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो उसी समय एक लड़का विकास उसके पास आता है और विकास कहने लगता है, रिंकू, तुम्हारे घर पे एक गलत काम चल रहा है। तुम्हारी माँ उषा देवी के साथ वह लड़का आकाश रहता है, वह गलत काम करता है। अब जैसे ही ये बात विकास रिंकू को कहता है तो रिंकू अपने दोस्त विकास की किसी बात का विश्वास नहीं करता, लेकिन रिंकू का मन भी नहीं मानता था। रिंकू अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा है तो मैं खुद मेरे दोस्त विकास को बिल्कुल भी सच बात नहीं कह रहा है, ये सारी बातें झूठी है। पर रिंकू उसी समय क्रिकेट खेलना छोड़ देता है। फिर रिंकू अपने घर की तरफ चला जाता है। रिंकू जैसे ही घर का पहुंचता है तो देखता है मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद है। रिंकू अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन 5-6 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद उसकी माँ उषा देवी दरवाज़ा खोलती है, लेकिन रिंकू घर के अंदर जाता है। रिंकू घर के अंदर कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि लड़का आकाश बेड पर लेटा है। रिंकू को आज सारी बातें समझ में आ चुकी थी। रिंकू अपने मन में सोचने लगता है कि मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा था। आज रिंकू को यकीन हो चुका था कि रिंकू ना तो अपनी माँ को कुछ कहता और ना ही उस लड़के आकाश को कुछ कहता। रिंकू चुपचाप रह जाता। इसके बाद पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। उषा देवी अपने बेटे रिंकू को कहती है, रिंकू, तुम काफ़ी परेशान व उदास हो, ऐसी क्या बात है। रिंकू कहने लगता है कि माँ, कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने गया था, उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया, इसी बात के लिए मैं परेशान हूँ। और इसी तरीके से जो बेटा रिंकू होता है वह बात को घुमा फिरा देता है। माँ कुछ भी नहीं समझ पाती है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है तो उषा देवी अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा रही थी। ये पूरा परिवार मिलजुल के खाना खा रहा था, बल्कि दूसरा लड़का आकाश भी खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद अब उषा देवी अपने बेटे रिंकू को लेके कमरे में लेट जाती है, जबकि दूसरी तरह आकाश भी अपने कमरे में लेट जाता है। इसी तरीके से रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त हो जाता है। रिंकू को आज गहरी नींद नहीं आ रही थी, जबकि रिंकू की माँ उषा देवी गहरी नींद में सो चुकी थी। उसी समय रिंकू अपने कमरे से बाहर निकलता है, सीधा रसोई में जाता है। रसोई में जाने के बाद रिंकू चाकू उठाता है और चाकू लेके सीधा आकाश के कमरे में जाता है। रिंकू देखता है कि आकाश गहरी नींद में सो चुका था और रिंकू उस लड़के आकाश के पास आता है और चाकू के साथ एक बार आकाश का गला काट देता है और आकाश के गले की चीख तक नहीं निकल पाती है। इसी तरीके से रिंकू यहाँ तक भी नहीं रुकता। रिंकू अब अपनी माँ उषा देवी के कमरे में आता है। उषा देवी का भी गला चाकू से काट देता है और ऐसी हत्या का कांड कर देता है। और एक हत्या नहीं बल्कि 2 खून कर चुका होता है रिंकू अब। लेकिन रिंकू यह सारा हत्याकांड करने के बाद काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन उसी समय अपने एक पड़ोसी सुनील के घर पर चला जाता है और सुनील को पूरी कहानी बताता है। रिंकू कहता है कि मैंने मेरी माँ और मेरे घर पे जो लड़का आकाश रहता है उनका कत्ल कर दिया है। सुनील को जब सच्चाई का पता चलता है तो सुनील नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और पुलिस ने इसके बाद लड़के आकाश और उषा देवी के शव को कब्जे में कर लिया था। और अब जो लड़का रिंकू होता है उससे पूछताछ की जाती है और रिंकू
उन्हें अपनी माँ की बीती हुई और आकाश की बीती हुई पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है और पुलिस को बताता है कि मेरी माँ गलत रास्ते पे चल चुकी थी और इसीलिए मैंने मेरी माँ और इस लड़के आकाश का हत्या कर दी है। और यह बात तो भविष्य का ही तय करेगा कि पुलिस और जज साहब इस लड़के आकाश को वो क्या सज़ा सुनाएंगे। परंतु दोस्तों, ये घटना सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।